नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस एलजेपी के घोषणा पत्रों की, नीतीश से बीजेपी को मिले धोखे की। जानेंगे कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों से शिवराज ने क्यों लिया इस्तीफा, कांग्रेस में क्यों चल रही है बड़े फेरबदल की बात। साथ ही बात होगी कृषि विधेयक पर राजस्थान सरकार के रुख की और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई के विश्लेषण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। कृषि कानून को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब सरकार को पढ़ाया पाठ। कहा, केंद्र के कानून को बदलने का राज्यों को अधिकार नहीं। त्योहारी सीजन के शुरू होते ही महंगाई ने आम आदमी को रुलाया। टमाटर 70 से 80 रुपए प्रति किलो और आलू 45 से 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा। प्याज भी निकाल रहा आंसू। आईपीएल 2020 में कल राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत पर होगी दोनों टीमों की निगाहें। और हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 162 अंक की बढ़त के साथ 40,707 पर बंद हुआ। निफ्टी 40 अंक की बढ़त के साथ 11,937 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में अब एक हफ्ते का वक्त बचा है। इससे पहले आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट और कांग्रेस की तरफ से बदलाव पत्र जारी किया गया है। दोनों ही पार्टियों ने कई तरह के वादे किए हैं। आज इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में आज दो पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। जी हां, आज महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, जिसे पार्टी ने बदलाव पत्र नाम दिया है, जारी किया। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने अपने बदलाव पत्र में किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल माफी और सिंचाई के लिए सुविधाओं की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो पंजाब की तरह हम प्रस्ताव लाकर केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कृषि कानूनों को खारिज कर देंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का जल से नल योजना का घोटाला हमने देखा। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार होगा। बिहार के केजी से पीजी तक बेटियों को हमारी सरकार शिक्षा मुफ्त में देगी। तो वहीं इस बार एनडीए से अलग होकर बिहार में अकेले लड़ रही एलजेपी ने भी जनता के सामने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर प्रवासी मजदूरों के लिए अलग मंत्रालय बनेगा। जो मजदूर अलग राज्य में रहते हैं उनसे संपर्क रखा जाएगा। वहीं इस मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रदेश में मेरे जैसे युवाओं की टांग खींचने में लगे हैं। चिराग बोले कि अगर नीतीश जीते तो बिहार हार जाएगा। चिराग ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी उपलब्धि बताते हैं नीतीश कुमार। पहले खुद ही पीएम मोदी का विरोध किया और अब उनके साथ खड़े हैं। बिहार में दोनों ही पार्टियां नीतीश सरकार का विरोध कर रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार की जनता किसके वादों को तवज्जो देती है। राजीव जी, बिहार विधानसभा चुनावों के लिए आज एलजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट और कांग्रेस ने बदलाव पत्र जारी किया। इनमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देती हैं, लेकिन चुनावों के बाद इसे भूल जाती हैं। क्या आज मतदाताओं पर इस तरह की घोषणाओं का असर पड़ता है? और जो चुनाव घोषणा पत्र, विजन डॉक्यूमेंट या वचन पत्र जो पार्टियां चुनाव से पहले लाती हैं, सरकार बनने के बाद उसे लागू करने की वचनबद्धता नहीं होनी चाहिए? जी सृष्टि, बिहार से अब रोजाना नए वादे सुनने मिल रहे हैं। रोज कोई ना कोई पार्टी चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी कर रही है और उसे दिलचस्प नाम भी दिए जा रहे हैं। कभी ये वचन पत्र बनता है, कभी विजन डॉक्यूमेंट, तो कभी बदलाव। सबका उद्देश्य एक ही है, सृष्टि की किसी भी तरह से मतदाताओं को अपने पाले में किया जाए। लोकतांत्रिक राजनीति में हम देखते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि किसी पार्टी की भावी नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकर जनता अपने मताधिकार का बेहतर इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बीते कुछ दशकों में घोषणा पत्र भी जनता को लुभाने के फेर में धरातल से दूर हो जाते हैं। बड़े बड़े हवाई वादे करके जनता को भरमाया जाता है कि उसके अच्छे दिन आएंगे, और जब ऐसा नहीं होता है तो जनता खुद को ठगा महसूस करती है। इसीलिए अब घोषणा पत्रों की विश्वसनीयता घटती जा रही है। बात करें बिहार की, तो यहां राजद ने पहले 10 लाख नौकरियों का वादा किया, जिस पर नीतीश सवाल उठा रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। वहीं एलजेपी ने अलग प्रवासी मंत्रालय बनाने, बाढ़ सूखे से निपटने के लिए नदी जोड़ योजना और इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज आदि खोलने की बात की है, जिसमें वाजपेयी जी की झलक मिल रही है। इसी तरह कांग्रेस बेटियों को पढ़ाने के साथ बिजली पानी की बात कर रही
रही है, कृषि बिल पर भी बात कर रही है। इन वादों को पूरा करना कठिन नहीं है सृष्टि, लेकिन सत्ता मिलने के बाद तरह तरह के दबावों के कारण वादे हाशिए पर चले जाते हैं और कुर्सी का स्वार्थ हावी हो जाता है। इसलिए महागठबंधन हो या एलजेपी हो या एनडीए, इन सब के सामने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती है, क्योंकि जनता को ठग कर लंबे समय तक सरकार नहीं चलाई जा सकती है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल का खेल शुरू हो गया है। जहां एक तरफ एनडीए महागठबंधन के साथियों को अपने पाले में लाने में जुटा है, तो वहीं महागठबंधन भी इसी कवायद में है। इस जद्दोजहद के बीच बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है, जो खुद की सहयोगी जेडीयू ने दिया है, जिससे एनडीए में घमासान छिड़ना तो तय है। चुनाव के वक्त अक्सर विरोधी दल एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी करते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ जेडीयू ने अपने ही साथियों को धोखा दे दिया। बिहार में जारी चुनावी घमासान के बीच विरोधी दलों के नेताओं के साथ ही सहयोगी दल के नेताओं को भी अपने पाले में करने का सिलसिला जारी है। इसके तहत सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के दिग्गज को अपने खेमे में कर लिया। उन्होंने अपने एक अड़े मार्ग स्थित आवास पर पूर्व विधान परिषद और बीजेपी नेता अनुज कुमार सिंह को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी भी मौजूद थे। जेडीयू ने न सिर्फ बीजेपी के दिग्गज को अपने खेमे में खींचा, बल्कि अनुज कुमार सिंह को पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद अनुज सिंह ने पार्टी के निर्देश पर चुनाव में भरपूर मेहनत करने की बात कही है। दरअसल अनुज सिंह ने इसीलिए बीजेपी का साथ छोड़ा है, क्योंकि वो वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी, जबकि बीजेपी ने उनकी जगह पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह को दोबारा टिकट दे दिया, जिसकी वजह से वो पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। इससे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो जिला परिषद में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुज कुमार सिंह ने कहा कि बीजेपी ने मेरी कद्र नहीं की थी, इसीलिए मुझे जेडीयू के साथ आना पड़ा। या नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पार्टी को चुनाव जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। अब उन्होंने तो नीतीश को जिताने की बात कह दी, लेकिन उनका जेडीयू में जाना बीजेपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर अपना साथी ही विरोधी को पनाह देगा तो रिश्तों में खटास तो आएगी ही ना। अब देखना होगा कि अनुज सिंह के पाला बदलने का असर बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों पर कितना पड़ता है। एक तरफ बीजेपी की मुश्किलें बिहार में उसकी सहयोगी जेडीयू बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी में भी बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। कभी बीजेपी में सीएम पद के दावेदार माने जाने वाले एकनाथ खड़से ने कमल का साथ छोड़ दिया है और जल्दी ही वो शुभ घड़ी देखकर घड़ी का दामन थाम सकते हैं। जी हां, खड़से जल्द ही एनसीपी का दामन थामने वाले हैं। खड़से के जाने से बीजेपी बौखला उठी है। एक वक्त था जब एकनाथ गडसे की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस कदर कलह मची कि गडसे पार्टी से दूर होते चले गए। पहले उन्होंने फडणवीस के खिलाफ आवाज उठाई और अब बीजेपी को ही अलविदा कह दिया। उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया है। दरअसल पिछले कई महीनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ खड़से पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी में उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। रविवार को यह बात सामने आई थी कि एकनाथ खड़से ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इन दावों को गलत बताया था और कहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। साल 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरकार छोड़ने वाले एकनाथ खड़से का राजनीतिक करियर बीजेपी में ढलान पर जा रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में एकनाथ खड़से को बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी बेटी रोहिणी को टिकट मिला था, लेकिन वो भी चुनाव हार गई थी। रोहिणी की हार के लिए खड़से ने पार्टी के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। इसके अलावा एकनाथ खड़से के इलाके जलगांव में अब गिरीश महाजन को पार्टी महत्व दे रही है, जो कि देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए खड़से के समर्थकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उन्हें किनारे किया जा रहा है। इसी उथल पुथल के बीच एनसीपी नेता शरद पवार का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने में अहम योगदान रहा है। ऐसे में अब उन्हें पार्टी से किनारे किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। इसी बात से संकेत मिलने लगे थे कि वो बीजेपी का साथ छोड़ एनसीपी का दामन थामने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो जल्द एनसीपी में शामिल होंगे। शुक्रवार को एकनाथ खड़से एनसीपी की सदस्यता ले सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी नेताओं और एकनाथ खड़से के बीच पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी। ऐसे में वो उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को भी संभाल सकते हैं। एकनाथ खड़से की नजर कृषि मंत्रालय पर है, जो अभी शिवसेना के पास ही है। अब देखना होगा कि बीजेपी में किनारे किए गए खड़से को एनसीपी में क्या पद मिलता है। खड़से के जाने से महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किलें तो शिवराज सरकार के 1 दर्जन मंत्रियों के सामने भी हैं और इनमें से 2 मंत्रियों को तो आज इस्तीफा देना पड़ गया और सीएम शिवराज ने अपने मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर भी कर लिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को धोखा देकर आए तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत को इनाम में मंत्री पद तो सौंप दिया, लेकिन अब वो इस पद को नहीं बचा सके हैं।
उन्हें मजबूरन त्यागपत्र ही सौंपना पड़ा। बिना विधायक बने 6 महीने होने पर मध्य प्रदेश के 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के पत्र स्वीकारते हुए राजभवन भेज दिए। दरअसल संवैधानिक नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री पद की शपथ लेता है तो उसको शपथ लेने के 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। लेकिन तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत अभी तक सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं। इसीलिए पिछले दिनों कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिना विधायकी के इन्हें मंत्री बनाए रखना नियमों के मुताबिक गलत है। विपक्ष की इस घेराबंदी के बाद दोनों नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया है। इससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि दोनों ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। साथ ही इस बार के उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में इनके इस्तीफे का असर चुनाव पर भी दिख सकता है। बीजेपी इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां उसे हर तरफ से सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे कांग्रेस भी उस मोड़ पर ही खड़ी है जहां एक तरफ चुनाव में उसे शिकस्त मिल रही है, साथ ही पार्टी भी बिखर रही है। इसीलिए अब कांग्रेस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए पार्टी बस बिहार चुनाव का इंतजार कर रही है। इसके बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया जाएगा। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। सितंबर में उथल पुथल के दौर से गुजर चुकी देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर बड़े फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है। उम्मीद है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी बिहार चुनाव के बाद जल्द ही संगठनात्मक बदलाव कर सकती हैं। सोनिया ने इसके लिए 5 सदस्यीय टीम भी गठित की है, जो रोज के काम और पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को फिर से गठित करने में उनकी मदद करेगी। गौरतलब है कि सितंबर में पार्टी अध्यक्ष ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई फेरबदल किए थे, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटाया गया था। जानकारी के मुताबिक फिलहाल 2 राज्यों में प्रभारियों के पद खाली हैं। ऐसे में दिल्ली और गोवा में नए प्रभारियों की नियुक्ति की संभावना है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल बिहार और दिल्ली के प्रभारी हैं, जबकि दिनेश गुंडू राव के पास तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा का प्रभार है। हाल ही में संगठन के काम में सोनिया के मददगारों की सूची तैयार की है, जिसमें AK एंटनी, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, KC वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम शामिल है। इसके अलावा 5 सदस्यीय CEA टीम में राजेश मिश्रा, कृष्ण बायरगौड़ा, S जोशीमढ़ी और अरविंद सिंह लवली का नाम है। टीम के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री होंगे। बता दें कि पार्टी में किसी भी तरह के बदलाव को लेकर बिहार चुनाव के कारण रोक दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद इसे शुरू किया जाएगा। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस की नजर आगामी चुनाव वाले राज्यों पर फोकस करने पर है। कांग्रेस बिहार चुनाव के बाद पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। बदलाव की तैयारी तो राजस्थान सरकार भी कर रही है। गहलोत सरकार भी पंजाब सरकार की तरह ही विधानसभा सत्र बुलाकर केंद्र के कानून को बदलने के लिए विधेयक लाने की तैयारी में है। कृषि बिल भी पास हो गए, फिर कानूनी रूप भी दे दिया गया। संसद से लेकर सड़क तक, विपक्ष से लेकर अन्नदाता तक ने खूब विरोध किया और हंगामा किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। जिसके बाद राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानूनों का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। अब हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। इसी तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी केंद्रीय कृषि कानूनों में किए गए प्रावधानों को बदलने के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी। इसके लिए CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें खुद के विधेयक लाने के लिए नवंबर में विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाकर कृषि कानूनों में संशोधन करने के साथ ही MSP और स्टॉक लिमिट जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि इससे पहले पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये तीनों कानून किसान विरोधी थे। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में 3 विधेयक भी पेश किए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर कोई किसानों को MSP से कम कीमत पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर करेगा तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो राज्य सरकारों ने तो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिलों का विकल्प ढूंढ लिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। और बुलेटिन के आखिर में बात RBI की विश्लेषण रिपोर्ट की। सरकार के फैसलों का नतीजा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। पहले GDP में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद तमाम रेटिंग एजेंसी, अर्थशास्त्रियों और RBI ने इसमें और गिरावट के अनुमान लगाए। हाल ही में RBI की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक भी GDP में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्या कहता है RBI का विश्लेषण, रिपोर्ट देखिए।
महामारी के दौर में पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। विश्व की रेटिंग एजेंसी और अर्थशास्त्री लगातार इसमें गिरावट की बात कह रहे हैं। अब हाल ही में आए भारतीय रिजर्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्राइवेट सेक्टर की विनिर्माण कंपनियों की कुल बिक्री 41.1% गिरावट दर्ज की गई, जिससे महामारी के कारण हुई पूर्णबंदी के असर का साफ पता चलता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 21 की पहली तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र की 2536 सूचीबद्ध कंपनियों के तिमाही परिणाम पर गौर किया गया। इसके मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र की 1619 कंपनियों की कुल बिक्री 2020 से 21 की पहली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 41.1% घटी है। वैसे गिरावट तो पिछले साल ही शुरू हो गई थी। 2019 से 20 की चौथी तिमाही में इसमें 15.6% गिरावट दर्ज की गई थी। देखा जाए तो केवल फार्मा कंपनियों के प्रदर्शन में ही सुधार देखने को मिला है। साथ ही बात करें गैर आईटी कंपनियों की, तो रिजर्व बैंक के मुताबिक गैर आईटी सेवा कंपनियों के कामकाज में भी 41% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब महामारी ने दस्तक दी तो सरकार ने पूरे देश में पूर्णबंदी लगा दी थी और सरकार के इसी फैसले का व्यापक असर व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ा है और व्यावसायिक गतिविधियां कम होने के कारण ही विनिर्माण और गैर आईटी सेवा क्षेत्र की कंपनियों के परिचालन मुनाफे में गिरावट रही है। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।